Good morning, all of you. Welcome back in Chemistry tutorial of floating Yansala. Take education in rhyme because lotus flourishes in slime. Chapter number 5: Tribes, Nomads, and Settled Communities. Part 2: Changing Society, New Castes, and Hierarchies. As the economy and the needs of society grow, people with new skills were required. तो सोसाइटी जैसे जैसे ग्रो कर रही थी वैसे वैसे न्यू स्किल्स की ज़रूरत पड़ने लगी। जो छोटे कास्ट्स थे और जातिज थे इमर्ज्ड विद इन वर्णास, ये वर्णा में बटी हुई थी। एग्जाम्पल, न्यू कास्ट्स अपीयर्ड अमॉन्ग्स द ब्राह्मणास। तो जो न्यू कास्ट्स थी ये मतलब ब्राह्मणास ने वर्णा सिस्टम को लागू किया हुआ था और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे बंटवारे हुए हो रखे थे और उसके अलावा ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ये बंटवारा ब्राह्मणों द्वारा दिया गया था। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स जो थे वो टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी। ये लोग कास्ट बेस्ड सोसाइटी पर मतलब पूरा का पूरा सोशल ग्रुप बटा हुआ था एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति, जिसे जाति का स्टेटस दिया हुआ था। स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मैसन्स। और मैंने पहले ही कहा फ्रेंड्स कि ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी वो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन था, जो जिस ऑक्यूपेशन में लगा हुआ था उस हिसाब से उसकी जाति बना दी गई थी। were also recognized as separate जाति by the brahmanas। और सबकी एक सेपरेट जाति थी जो कि ब्राह्मणों द्वारा दी गई थी। जाति rather than वर्णा became the basis for organizing society। और जाति जिसमें वर्णा सिस्टम था ये ऑर्गेनाइज की गई थी सोसाइटी के अंदर। डेलिब्रेशंस ऑन जाति। 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन में जो कि वो कोंडन उदयार इन तिरुचिरापल्ली तालुको तालुका प्रेजेंट डे ये तमिलनाडु में है, डिस्क्राइब करता है डेलिब्रेशंस इन अ सभा, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ा है। और ब्राह्मणों की सभा ये डेलिब्रेट करते हैं, डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस, ये स्टेटस पर डिपेंड करता था ऑफ अ ग्रुप नॉन एज रथकाराज। रथकाराज जिसे चैरियट्स मेकर कहा जाता है, जो रथ बनाते हैं। दे लेट डाउन दियर ऑक्यूपेशन, ये उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग लीड होता है। विच वर टू इंक्लूड जिसमें कि आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस, chariots, erecting gateways for temples and images in them, preparing wooden equipment, ये लोग wooden equipment भी बनाते हैं यूज टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो मतलब ये रथकारा जिन्हें हम चैरियट मेकर बता रहे हैं, हाँ, इनका ऑक्यूपेशन जो था आर्किटेक्चर का था, जिसमें ये लोग बिल्डिंग कोचेस बनाते थे, चैरियट बनाते थे, टेम्पल के गेटवेज को बनाते थे विथ इन इमेज इन दैम, और वुडन इक्विपमेंट को प्रिपेयर करते थे। उसके अलावा ये लोग बनाते थे बिल्डिंग मंडपास, मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग, और राजा के लिए ये लोग ज्वेलरी भी बनाते थे। क्षत्रियाज में न्यू राजपूत क्लैन जो थे बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। 11 और 12th सेंचुरीज में क्षत्रियों में राजपूत क्लैन जो थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ये बिलोंग करते थे डिफरेंट लीनिएज से, जैसे कि हुनाज हैं, चंदेलाज हैं, चालुक्याज हैं और अदर सम ऑफ दिस टू
हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, और ये लोग ट्राइब, तो ये जो ट्राइब्स थे, मेनी ऑफ दिस क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत। और बाद में हम देखेंगे कि यही ट्राइब्स जो कि अलग अलग क्लैन से थे, ये लोग बाद में राजपूत हो जाएंगे। सबसे पहले वो क्षत्रिय होंगे। तो ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया। तो मेनली एग्रीकल्चरल एरिया जो थे, जो ओल्डर रूलर्स से, हेयर आर डेवलप्ड सोसाइटी वाज इमर्जिंग। और धीरे धीरे सोसाइटी जब डेवलप होगी एंड रूलर्स यूज दियर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट। तो रूलर्स जो होंगे ये यूज करेंगे अपने वेल्थ को एक पावरफुल स्टेट फॉर्म करने में। द राइज ऑफ राजपूत क्लैन टू द पोजीशन ऑफ रूलर्स set an example of tribal people to follow gradually with the support of brahmanas। तो ये जो ट्राइब्स होंगे ये अपने आप को राजपूत क्लैन का न होते हुए भी ब्राह्मणों के द्वारा या ब्राह्मणों के सपोर्ट से खुद को राजपूत बना लेंगे। बहुत सारे कास्ट सिस्टम जो थे, बहुत सारे ट्राइब्स कास्ट सिस्टम का पार्ट बने, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। और ये लोग जो थे रूलिंग क्लास को ज्वाइन करते थे। अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो जो लार्ज मेजॉरिटी थी जातीज की कास्ट सोसाइटी में, ऑन द अदर हैंड बहुत सारे डोमिनेंट ट्राइब्स जैसे कि पंजाब में, सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हैड अडॉप्टेड इस्लाम। इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। क्वाइट अर्ली दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करने लगे। इनमें बातें ये थी कि ब्राह्मणों ने क्या किया था, अपने आप को प्रॉस्पेरस किया था, हिंदुओं को नहीं, या फिर उन्होंने कभी भी हिंदुओं को एक करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वर्णा सिस्टम को ये लेके आए थे। और कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंतर्गत क्या होता था, लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव रहता था। और जिस कारण से जो छोटी कास्ट के लोग थे, वो लोगों ने जनरली क्या किया, इस्लाम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस्लाम के अंतर्गत भगवान एक ही होते थे और एक भगवान के अंतर्गत सभी इक्वल थे। उसके अलावा दे नॉर्थ फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, और इन्होंने कंटिन्यू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम को बिल्कुल ही रिजेक्ट ही कर दिया। अनइक्वल सोशल ऑर्डर्स जो थे ये प्रिस्क्राइब करते थे ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को, जो कि पुरानी विचारधारा पर बेस्ड था। वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरिया। तो इन एरियाज में इस कास्ट बेस्ड सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जहाँ पर ब्राह्मण जो थे अपने आप को ऑल इन ऑल। तो हम ये भी पाते हैं कि इमर्जेंस ऑफ स्टेट क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंजेस। तो ये सोशल चेंजेस पर जो थी स्टेट रिलेटेड थी, और ट्राइबल पीपल्स के बीच में भी, मतलब आने वाले समय, या ये कहें कि बीतते समय के द्वारा सोशल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। जैसे इसके दो एग्जांपल्स हैं ऑफ दिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट, जो कि आगे डिस्क्राइब किया गया है। हम लोग फ्रेंड्स पहले बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, तो ट्री एंड ब्यूसेस इन अ फॉरेस्ट एरिया, एक फॉरेस्ट एरिया में ट्री और ब्यूसेस जब होती जल फर्स्ट कट, पहले उसे काटा जाता है, फिर उसे जलाया जाता है। उसके बाद क्रॉप इज सॉन इन द एसेस। उसके बाद ये जो राख होगा उसको उसी मैदान में फैला दिया जाएगा और उस पर बीज बोया जाएगा। उसके अलावा वेन दिस लैंड लॉसेस इट फर्टिलिटी, और जब ये लैंड अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देंगे या उसकी फर्टिलिटी चली जाएगी, तो
शिफ्टिंग कल्टीवेशन में अनदर प्लॉट पर फिर उसे क्लियर करके उस पर प्लांटेशन किया जाएगा सेम वे में। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बात करें गोंड्स की, तो गोंड्स जो थे लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्ट रीजन। ये बहुत बड़े फॉरेस्ट रीजन में रहते थे जिन्हें गोंडवाना कहा जाता है। ये गोंडवाना जो है कंट्री इनहेरिटेड बाय गोंड, जहाँ पर गोंड्स रहते हैं उस एरिया को गोंडवाना बताया गया है। ये गोंडवाना आपको वर्ल्ड मैप से रिलेटेड नहीं है। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आप प्रैक्टिस किया करते थे, बल्कि ये जाति के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। गोंडवाना एक प्लेस जिसमें गोंड्स रहा करते हैं। लार्ज गोंड जो हैं ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनी स्मॉल क्लैंस। ये छोटे छोटे क्लैंस में बटे हुए हैं। ईच क्लैंस हैड इट्स ओन राजा। इनके खुद के राजा या राय होते हैं। अबाउट द टाइम, उस समय जब इनके मतलब स्मॉल क्लैंस में बटे हुए थे, उस समय मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे। पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज डिक्लाइन। और जब उस समय दिल्ली सल्तनत का पावर डिक्लाइन कर रहा था, कुछ लार्ज गोंड जो थे किंगडम वर बीइंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चिप्स। तो उसमें छोटे छोटे गोंड चिप्स जो थे उनकी शुरुआत हो रही थी। अकबरनामा के बारे में अगर हम बात करें, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन मेंशन द गोंड्स किंगडम्स ऑफ गरहा कटंगा। तो गरहा कटंगा में 70,000 विलेजेस होती थी। तो मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स कि ये जो गोंड्स थे, जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कर रही थी उस समय इनका डोमिनेशन उभर कर सामने आ रहा था। अकबरनामे में इनके बारे में जिक्र है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका बिल्कुल भी सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था, और द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू, और इनका जो किंगडम था वो बटा हुआ था। तो ये घर में बटा हुआ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो घर में बटा हुआ था, और प्रत्येक घर में को कंट्रोल करने के लिए एक पार्टिकुलर गोंड क्लैन होता था। ये फर्दर डिवाइडेड थे यूनिट ऑफ 84 विलेजेस में, और ये 84 विलेज में बटे हुए थे जिसको 84 कहा जाता था। और ये जो 84 थे ये सब डिवाइडेड थे इनटू बरहोट्स में, और विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच, और वो प्रत्येक 12 विलेजेस का बना हुआ था। तो जो इनका इमर्जेंस था, इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। उसने क्या किया कि गोंड सोसाइटी के पूरे नेचर को ही मतलब बदल दिया। बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। तो इनकी जो सोसाइटी थी ये बिल्कुल अनइक्वल सोशल क्लासेस में बट गई। ब्राह्मण रिसीव्स लैंड ग्रांट्स। ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स मिल ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स मिलते थे गोंड राजाओं के द्वारा। एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल, और काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित होने लगे। गोंड चीफ्स जो थे नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत, और ये अपने आप को राजपूत की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहते थे, मतलब एक राजपूत ही रिकॉग्नाइज करना चाहते थे। सो अमन दास, तो अमन दास ने, द गोंड राजा, एक गोंड राजा थे, ऑफ गरहा कटंगा के, एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। इसने मतलब संग्राम शाह का टाइटल लिया। इसका बेटा जो था दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। उसने दुर्गावती नाम की राजकुमारी से, जो कि बेटी थी सलबहान की, उससे विवाह किया। और जो चंदेल राजपूत ऑफ महोबा, ये जो कि चंदेल राजपूत से महोबा, दलपत बहुत जल्दी ही मर गया। और जो रानी दुर्गावती थी ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थी, एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 years old सन। तो रानी दुर्गावती उसके बाद अपने 5 साल के बेटे के बिहाफ में गद्दी को संभाली।
वीर नरेन नाम था बेटे का। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव, और उस समय रानी दुर्गावती के रेन में ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा। और 1565 के दौरान द मुग़ल फोर्सेस, जो मुग़ल फोर्सेस थी, आसफ खान के अंतर्गत अटैक्ड गरहा कटंगा, तो गरहा कटंगा पर उन्होंने अटैक कर दिया। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वाज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। शी वाज डिफीटेड एंड प्रिफेयर्ड टू डाई रैथर देन सरेंडर हर सन टू। तो कहने का मतलब है इस अटैक में बेचारी रानी जो दुर्गावती थी, मतलब ऐसा देखा जाए कि जो रानी दुर्गावती है वो हार जाती है, और इसके अलावा हारने के बाद इसके बेटे को भी मतलब सरेंडर करना पड़ता है। डाइट फाइटर सून आफ्टर, मतलब उसके बाद इसका बेटा भी जल्दी ही फाइट में मारा जाता है। तो इसका बेटा अब जल्द ही मारा जाएगा। तो उसके बाद गरहा कटंगा जो होगा वाज ए रिच स्टेट, ये एक मतलब काफ़ी ज़्यादा रिच और प्रॉस्पेरस स्टेट था। इट अर्न मच वेल्दी बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स, और इसकी कमाई का साधन ट्रैपिंग और एक्सपोर्टिंग था वाइल्ड एलिफेंट्स का, टू अदर किंगडम। ये अदर किंगडम को मतलब यहाँ से हाथी बेचा जाता था। वेन द मुगल्स डिफीटेड, और जब मुगल हारेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, जब मुगल गोंड्स को हराएंगे, दे कैप्चर्ड अ हुज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। तो ये लोग यहाँ की प्रीशियस बूटीज को, कॉइन्स को और एलिफेंट्स को कैप्चर करेंगे मुगल्स। उसके बाद ये एनेक्स करते हैं पार्ट ऑफ किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ। तो मुगल्स इसे एनेक्स करने के बाद ग्रांट करेंगे बाद बाकी बचे हुए पार्ट को चंद्र शाह को, एन अंकल ऑफ बीर नरेन, जो कि बीर नरेन के अंकल थे। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गरहा कटंगा, गरहा कटंगा के फॉल होने के बावजूद भी द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम, गरहा कटंगा फिर भी कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करेगा। हाउएवर दे बिकेम मच वीकर, लेकिन भले ही ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बुंदेलास एंड मराठास, और बाद में ये बुंदेलास और मराठास के अगेंस्ट में स्ट्रगल करेंगे अनसक्सेसफुली, क्योंकि ये उस समय ज़्यादा मतलब वीक हो चुके थे। और ये बुंदेलास और मराठास की बात करें तो ये उस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं अहोम्स की। लाची बरफुकन और एंड द डिफीट ऑफ मुगल इन असम। लाची बरफुकन जो थे, द अहोम जनरल डिफीटेड द आर्मी ऑफ मुगल एम्परर। लाचित बड़फुकन एक अहोम जनरल जिसने मुगल एम्परर औरंगजेब की आर्मी को डिफीट किया इन 1671 इन द बैटल ऑफ सराय घाट, जो कि गुवाहाटी के नज़दीक है। मुगल आर्मी में उस समय 18,000 कैवेलरी, 30,000 इन्फेंट्री, 15,000 आर्चर्स, 5,000 गनर्स विथ ओवर 1,000 कैनन्स ने भाग लिया था, और उसके अलावा राम सिंह ऑफ आमेर ने इसे लीड किया था। लाचित जो थे, विथ हिज वॉर स्किल एंड एक्सीलेंट यूज ऑफ टेरेन, रिलेंटलेसली फाउट टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, और ये मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन को रोकने के लिए लाचित बरफुकर ने ये लड़ाई लड़ी थी, या ये बैटल लड़ा था। और ये बैटल वाज मोस्टली अ नेवल वार, और ये बैटल मोस्टली नेवल वार था, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर लड़ा गया था। नाउ अ मेमोरियल स्टैंड ऑफ द साइट ऑफ दिस फेमस बैटल, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बैटल था। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अहोम्स की, जिसके बारे में एक के बारे में मैंने बताया, लाचित बड़फुकन, जिन्होंने इतने बड़े एम्परर औरंगजेब की आर्मी को हराया।
Ahom migrated to the Brahmaputra Valley from present-day म्यांमार। म्यांमार से ये जो अहोम्स थे ये ब्रह्मपुत्रा वैली की तरफ माइग्रेट कर गए इन द 12th सेंचुरी के दौरान। और इन्होंने क्रिएट किया एक न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम। पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम को सप्रेस करते हुए उन्होंने अ, एक भूइयाँ एक तो इन्होंने एक नया राज्य बनाया पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को हटा करके। और जो भूयास थे ड्यूरिंग द भूयास ने 16th सेंचुरी के दौरान दे एनेक्स द किंगडम्स। इन्होंने किंगडम्स को एनेक्स्ट किया ऑफ द चूटियास एंड कोच हाजू। चुटियास इन 1523 और कोच हाजू इन 1581 में इन्होंने ऐसे किंगडम्स को एनेक्स किया एंड सबजुगेट किया बहुत सारे अदर ट्राइब्स को। होम्स जो थे इन्होंने बिल्ड किया लार्ज स्टेट और एक लार्ज स्टेट फॉर्म किया एंड फॉर दिस दे यूज। ये लोग फायर आर्म्स का भी इस्तेमाल करते थे एज अर्ली एज द 1530s के दौरान। बाय 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन। 1660 के आते आते ये लोग हाई क्वालिटी के गन पाउडर और कैनन भी बनाना शुरू कर दिए थे। इधर अहोम जो थे फेस्ड मेनी इन्वेजन। इन्होंने बहुत सारे इन्वेजन को फेस किया फ्रॉम द साउथ वेस्ट में। 1662 में मुगल के अंतर्गत मीर जुमला ने अटैक कर दिया अहोम किंगडम पर। डिस्पाइट दियर हैव डिफेंस डिस्पाइट दियर ब्रेव डिफेंस अहोम वर डिफीटेड। तो मीर जुमला के बेटर डिफेंस के कारण अहोम्स को द अहोम्स वर डिफीटेड। अहोम्स को हराया गया बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रेन कुड नॉट लॉन्ग लास्ट। लेकिन लेकिन हम ये पाएंगे कि मुगल इम्पेरर का कंट्रोल फिर भी बहुत लंबे समय तक यहाँ इस रीजन में अहोम के रीजन में नहीं रहा। अहोम स्टैंड डिपेंड अपॉन फोर्स लेबर। अहोम स्टेट डिपेंड करते थे फोर्स लेबर पर। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। उन्हें पैक्स कहा जाता था। सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन। और ऐसे जनगणना में भी इनके बारे में बताया गया और संख्या के बारे में मेनली। तो हर गांव जो थे विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। और ये प्रत्येक विलेज जो था सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स। ये अब में एक नंबर ऑफ पैक्स भेजते थे रोटेशन के द्वारा। लोग जो थे फ्रॉम हैवी पॉपुलेटेड एरिया जो हैवी पॉपुलेटेड एरिया से बिलोंग करते थे शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। तो ये लोग ज़्यादा आबादी वाले एरिया से कम आबादी वाले एरिया में शिफ्ट करने लगे। तो जब ये ऐसा शिफ्टिंग का काम करेंगे फ्रेंड्स तो होम क्लैंस जो होगा दस ब्रोकन अप ये धीरे धीरे टूटने लगेगा। बाय द फर्स्ट हाफ और फर्स्ट हाफ के दौरान 17th सेंचुरी में द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। ऑलमोस्ट एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर के दौरान होम्स में एक ऐसा मतलब सिस्टम होगा जिसके अंतर्गत जितने भी एडल्ट मेल थे वो आर्मी में सर्व करेंगे मतलब आर्मी में पार्टिसिपेट करेंगे और वॉर लड़ेंगे। एट अदर टाइम्स बाद बाकी अदर टाइम दे वर इंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स। अदर समय में ये लोग डैम बनाने का काम करते थे इरिगेशन सिस्टम्स पर काम करते थे मतलब इरिगेशन के काम में या फिर कोई अदर पब्लिक वर्क में लगे रहते थे। अहोम्स ने इंट्रोड्यूस किया न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के एक नए मेथड को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अहोम सोसाइटी क्लैंस और खेल में बटी हुई थी और इनमें आर्टिसंस के कुछ ही कास्टेस थे इसीलिए
आर्टिसंस जो थे अहोम्स में, ये एडजॉइनिंग किंगडम से आते थे। खेल जो था ये बहुत सारे गांव को कंट्रोल करते थे या क्लैंस। पीजेंट्स जो थे ये गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। जो पीजेंट्स थे वो विलेज कम्युनिटी के लिए लैंड देते थे। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। लेकिन फिर भी बिना कम्युनिटी के कंसेंट के एक राजा जो होता था कभी भी किसी पीजेंट से ज़मीन नहीं ले सकता था, और मेनली इसके लिए कंसेंट ज़रूरी था। उसके अलावा मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स कि ये जो अहोम सोसाइटी थी इसमें जो खेल या क्लैंस थे ये बहुत सारे विलेजेस पर इनका कंट्रोल था, और ये अहोम सोसाइटी क्लैंस या खेल में बटी हुई थी। हम ये पाएंगे कि अहोम्स जो थे ये वर्शिप करते थे अपने खुद के ट्राइबल गॉड के। लेकिन हाफ फर्स्ट हाफ 17th सेंचुरी में हम ये पाएंगे कि जैसे ही ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, मंदिर बनने शुरू होंगे, ब्राह्मण को लैंड ग्रांट किया जाने लगेगा, तो शिव सिंह उसी रेन के जो थे, हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन द रेन ऑफ शिव सिंह। शिव सिंह के दौरान, मतलब उसके राज्य के दौरान या उसके रेन के दौरान प्रीडोमिनेंट हिंदुइज्म जो होगा ये प्रीडोमिनेंट रिलीजन बनेगा। लेकिन फिर भी अहोम किंग्स जो थे इन्होंने कंप्लीटली जो है अपने ट्रेडिशनल बिलीफ को छोड़ा नहीं था हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने के बाद भी। अहोम सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। पोएट और स्कॉलर्स जो थे इन्हें भी लैंड ग्रांट किए जाते थे। उसके आगे मतलब उसके अलावा थिएटर वाज इनकोरेज्ड। थिएटर्स को इनकोरेज किया जाता था। इम्पोर्टेंट वर्क्स जैसे कि संस्कृत हो वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। इन्हें लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, मतलब संस्कृत को। और जो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स थे उन्हें बुरैंचियास कहा जाता था, और ये लिखने का काम करते थे फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असामी लैंग्वेज। पहले तो ये अहोम लैंग्वेज में लिखने लगे और बाद में असामीज लिखने लगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा अहोम सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। यहाँ पर पोएट्स और स्कॉलर्स को भी लैंड ग्रांट किए गए। संस्कृत को ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स को यहाँ पर बरंजीस कहा जाता था, जो कि पहले अहोम लैंग्वेज में लिखते थे और बाद में हम पाएंगे कि असामीज लिखना शुरू कर दिए। तो हम इसमें पाएंगे कि सोशल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं टेक प्लेस इन सब कॉन्टिनेंट। तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कंक्लूजन की। तो इसमें सब कॉन्टिनेंट जो होंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा सोशल चेंजेस आने लगेगी ड्यूरिंग द पीरियड। और हम लोग ये भी एग्जामिन कर पाएंगे कि वर्ना बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल पीपल जो होंगे कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विथ ईच अदर। ये एक दूसरे से फिर इंटरेक्ट करने लगेंगे, और ये जो इंटरेक्शन होगा काउस्ट बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज। और ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो दोनों तरह के सोसाइटीज़ थी इनमें भी धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा, और तभी इनके बीच में इंटरेक्शन शुरू होगा। और देयर वर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स, और जो अदर डिफरेंट ट्राइब्स थे एंड टुक अप डाइवर्स लिवलीहुड। इनका लिवलीहुड भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और समय बीतने के साथ साथ बहुत सारे मेनी ऑफ देम मर्ज्ड विथ कास्ट बेस्ड सोसाइटी। बहुत सारे जो होंगे वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के साथ मर्ज होने शुरू हो जाएंगे। Others, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism। और बाद में हम ये देखेंगे कि कास्ट सिस्टम को और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
कुछ ट्राइब्स जो थे इन होंगे, ये इस्टेब्लिश करेंगे एक्सटेंसिव स्टेट को विथ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम, अपने वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम के साथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, और ये ऐसा ट्राइब्स के द्वारा ही किया जाएगा। दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, और ये पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट लेके आएंगे विथ लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम और एम्पायर, और जो काफ़ी ज़्यादा किंगडम और एम्पायर को कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे फिर न्यू चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।